नमस्कार, आप देख रहे हैं चार कवार, साथ में आपके शिखा ठाकुर। चार कवार में सबसे पहले जिक्र प्रधानमंत्री मोदी की करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज रेडियो प्रोग्राम मन की बात के 106वें एपिसोड में वोकल फॉर लोकल का मंत्र दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने देश के लोगों से अपील करते हुए कहा कि कुछ ही दिनों में दिवाली का त्योहार आने वाला है और इसलिए सभी मेड इन इंडिया सामान ही खरीदें। अगली बड़ी खबर के लिए प्रिया का रुख करेंगे। दूसरी बड़ी खबर मध्य प्रदेश से जुड़ी हुई है। एमपी में बीजेपी ने चुनाव प्रचार तेज कर दिया। इसके मद्देनजर गृह मंत्री अमित शाह मध्य प्रदेश के दौरे पर हैं। आज उनके दौरे का दूसरा दिन है। शाम को उज्जैन में महाकाल के दर्शन करेंगे। पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग भी होगी। किस तरीके से राजनीतिक मायने इस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले रुख करेंगे महिमा सिंह कंवर का। तीसरी बड़ी खबर मैं आपको बताऊंगी, छत्तीसगढ़ से जुड़ी हुई 2 चरणों में चुनाव होने हैं। इसके चलते राजनीतिक पार्टियों के दिग्गज नेता रैलियां कर रहे हैं, जनता को संबोधित कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ दौरे पर जहां प्रदेश में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा चुनावी रैलियों को संबोधित कर रहे हैं, वहीं पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी धुआंधार प्रचार में सब जुटे हुए हैं। तस्वीरें आपको दिखाएंगे, लेकिन चौथी बड़ी खबर के लिए रुख करेंगे आयुषी महर्षि का। और चौथी बड़ी खबर है केरल से। केरल के एर्नाकुलम में आज एक कन्वेंशन सेंटर में 3 धमाके हुए। घटना में एक महिला की मौत हो गई, जबकि 36 लोग घायल होने की खबर है। कन्वेंशन सेंटर में सुबह 9:30 बजे करीब 2000 लोग प्रार्थना कर रहे थे। उसी दौरान 5 मिनट के अंदर लगातार 3 धमाके हुए। इस पर विस्तार से मैं आपको जानकारी दूंगी, पर इस वक्त की बड़ी खबर के लिए रुख करते हैं शिखा ठाकुर का। तो चले चार के वार की करते हैं शुरुआत एक बड़ी जानकारी के साथ। प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात की है। आज आत्मनिर्भर भारत का सपना पूरा करेंगे। साथ ही ये भी कहा, यूपीआई भारत की शान बन रहा है। मेक इन इंडिया को बढ़ावा मिल रहा है। राष्ट्रवादी संगठन की नींव रखी जाएगी। तो ये तमाम बातें मन की बात में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा बोली गई है। क्या कुछ अहम बातें हैं, इसका जिक्र हम कर रहे हैं। आत्मनिर्भर भारत की तरफ लगातार प्रधानमंत्री का रुख रहा है और ऐसे में उन्होंने कहा कि ये सपना पूरा हुआ। यूपीआई जिस तरीके से देश से लेकर विदेश तक फैल रहा है और इसको लेकर के कैसे भारत की शान बढ़ रही है, इसका जिक्र भी प्रधानमंत्री मोदी ने किया। मेक इन इंडिया को भी लगातार पीएम बढ़ावा देते रहे हैं और उन्होंने ये भी कहा कि इसको बढ़ावा और मिल रहा है। राष्ट्रवादी संगठन की नींव रखी जाएगी। ये तमाम बातें मन की बात में प्रधानमंत्री मोदी ने कही। जब आप भारत में बने, भारतीयों द्वारा बनाए गए उत्पादों से अपनी दिवाली रोशन करेंगे, अपने परिवार की हर छोटी मोटी आवश्यकता लोकल से पूरी करेंगे, तो दिवाली की जगमगाहट ज्यादा बढ़ेगी ही बढ़ेगी। लेकिन उन कारीगरों की जिंदगी में एक नई दिवाली आएगी, जीवन की एक नई सुबह आएगी, उनका जीवन शानदार बनेगा। भारत को आत्मनिर्भर बनाइए, मेक इन इंडिया ही चुनते जाइए, जिससे आपके साथ साथ और भी करोड़ों देशवासियों की दिवाली शानदार बने, जानदार बने, रोशन बने, दिलचस्प बने। और अब बात चुनावी राज्य मध्य प्रदेश की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 3 दिवसीय मध्य प्रदेश के दौरे पर हैं। आज उनके दौरे का दूसरा दिन है। उन्होंने दूसरे दिन भोपाल पहुंचकर राजा भोज की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। उनके साथ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आपको नजर आएंगे। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा आपको नजर आएंगे। पार्टी के कई पदाधिकारी कार्यकर्ता मौजूद रहे। अमित शाह आज रीवा और उज्जैन भी जाएंगे। रीवा और शहडोल संभाग की संभागीय बैठक होने वाली है, जिसमें वो शामिल होंगे। और जब हम भोपाल का नाम लेते हैं तो झीलों की नगरी के तौर पर इसकी पहचान है। जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह वहां पर पहुंचे तो देखिए किस तरीके से इस झील में जो राजा भोज की प्रतिमा वहां पर लगी है, आपको यहां पर नजर आएगा। जब यहां पर वो पहुंचते हैं तो प्रतिमा पर उन्होंने माल्यार्पण किया। उनका ये पूरा दौरा बेहद ज्यादा खास है। तस्वीरों में आपको एक तरफ शिवराज सिंह चौहान सीएम एमपी आपको नजर आएंगे, पीछे की तरफ आपको खजुराहो से सांसद मध्य प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष वी.डी. शर्मा आपको नजर आएंगे। इसके अलावा कई बड़े चेहरे भी इन तस्वीरों में आपको नजर आएंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का ये दौरा इसलिए बेहद ज्यादा खास हो जाता है क्योंकि मध्य प्रदेश को लेकर के 230 विधानसभा की सीटें हैं। 17 तारीख को होने वाली है वोटिंग। इसको लेकर के बीजेपी लगातार प्रचार प्रसार में जुटी हुई है। अखिलेश सोलंकी इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी लाइव मौजूद हैं। सीधे उन्हें का रुख करते हैं। अखिलेश, मध्य प्रदेश का दंगल बहुत ज्यादा अहम है और बीजेपी के चाणक्य कहे जाते हैं अमित शाह। बागडोर एक तरीके से उन्होंने ही अपने हाथ में संभाल ली है। एक बार फिर से एमपी का दौरा और इन 3 दिनों में कई सारे कार्यक्रम, भोपाल में भी पहुंचे।
देखिए, कई सारे कार्यक्रम और तमाम संभाग जो हैं वहाँ पर वो पहुँच रहे हैं और मीटिंग्स कर रहे हैं। कल उन्होंने जबलपुर और शहडोल संभाग का दौरा किया और साथ ही साथ भोपाल, नर्मदापुरम, 4 संभाग उन्होंने टटोले। आज सवेरे सागर संभाग का दौरा किया, एक तरह से खजुराहो में बैठक लेकर, उसके बाद रीवा संभाग की बैठक के बाद सीधे उज्जैन पहुंचेंगे। इस वक्त मैं उज्जैन में ही मौजूद हूं। यहाँ पर महाकाल मंदिर में दर्शन के बाद इस सभा को संबोधित करेंगे। सभा स्थल पर हम मौजूद हैं। उज्जैन संभाग में 7 जिले आते हैं, 29 विधानसभा सीटें हैं और मालवा का ये जो गढ़ है, और इस गढ़ में बीजेपी लगातार मजबूत रही, लेकिन 2018 में कुछ एक तरह से मालवा में नुकसान हुआ बीजेपी को, तो उसकी भरपाई कैसे हो, उसकी रणनीति अमित शाह बनाएंगे। और अगर कहीं कोई सिर्फ टब्बल है, कोई नाराजगी है, कोई बागी है, तो उसको कैसे बनाया जाएगा, इसकी तैयारी अमित शाह कर रहे हैं। क्योंकि हमने देखा कि जबलपुर में अमित शाह के दौरे के तुरंत बाद 3 निर्दलीय एक तरह से पार्टी के जो बागी थे उन्होंने अपना पर्चा वापस लिया। तो उज्जैन की बात करें, नीमच, मंदसौर, शाजापुर की बात करें, तो ये तमाम जो 7 जिले हैं इनकी तैयारियों की समीक्षा करेंगे। और यहाँ पर इस रैली के बाद, इस सभा के बाद होटल रुद्राक्ष में उनकी बैठक होनी है। और उज्जैन की एक मान्यता है प्रिया, हमने लगातार देखा कि कोई भी बड़ा नेता उज्जैन में रात्रि विश्राम नहीं करता, क्योंकि कालों के काल महाकाल की ये नगरी है। इसलिए रात्रि विश्राम उनका इंदौर में होगा और इंदौर में कल सवेरे 11:30 बजे इंदौर संभाग की बैठक होगी और उसके बाद ग्वालियर की बैठक करके दिल्ली के लिए रवाना होंगे। तो अमित शाह कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं और सबसे बड़े रणनीतिकार है। तकरीबन 1.5 महीने बाद उन्होंने रुख किया है मध्य प्रदेश का। 3 दिन के इस तूफानी दौरे में वो तमाम वो लूज स्क्रूज है उनको कसने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि जब चुनावी समर में 17 तारीख को वोटिंग हो उसके पहले संगठन और जो पार्टी है वो एक मंच पर नजर आए, एक जाजम पर नजर आए। इसकी कोशिश अमित शाह कर रहे हैं। ये कोशिश तो अखिलेश हो ही रही है, लेकिन बीजेपी की कोशिशों के बावजूद जिन एमपीज को वहां पर उतारा गया, उसको लेकर के जो स्थानीय विधायक रहे हैं या फिर जो टिकट की कम से कम उम्मीद कर रहे थे, उनमें खासी नाराजगी देखी गई। और यही हाल कांग्रेस के लिए भी रहा, उस खेमे के लिए भी रहा है। ऐसे में क्या उनको भी संजोने की कोशिश इस वक्त गृह मंत्री अमित शाह वहां कर रहे हैं? बिल्कुल साफ तौर पर जिला अध्यक्ष हों, महामंत्री हों या तमाम जो यूपी से आए हुए नेता हैं या दिल्ली से आए हुए नेता हैं जिनको संगठन की जिम्मेदारी दी गई थी, उनको नाराज नेताओं को मनाने का जिम्मा दिया गया। देखिए, टिकट किसी एक ही को मिलता है और तमाम जो है चाहत रखने वाले लोग होते हैं, एक सीट पर 25-25 लोग भी दावेदारी करते हैं। उन तमाम लोगों को कैसे मनाया जाए, जहां डांट फटकार के मनाया जाए, किसी को प्रलोभन देकर मनाया जाए या किसी को समझाइश देकर, वो तमाम गतिविधियां मध्य प्रदेश में हो रही हैं। क्योंकि मध्य प्रदेश में दोनों ही दल जो है बगावत से जूझ रहे हैं। और जो ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर के भी अटकलें बहुत तेज थी, लेकिन अब उन्हें टिकट नहीं मिल रहा, ये तो क्लियर है। 2 सवाल है मेरे, एक तो ज्योतिरादित्य सिंधिया पर दाव क्यों नहीं खेलने की कोशिश बीजेपी ने की, और दूसरी, क्या अभी भी संभावनाएं हैं कि कहीं और से किसी और का टिकट काटकर बीजेपी ज्योतिरादित्य सिंधिया को वहां उतार सकती है? देखिए, सबसे ज्यादा उम्मीद है शिवपुरी से उनके लड़ाने की चर्चा हुई जब यशोधरा राजे ने कहा कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगी, लेकिन वहां पर देवेंद्र जैन का टिकट फाइनल होने के बाद ये उम्मीद धूमिल हो गई, क्योंकि गुना जो सीट है वो एससी रिजर्व सीट थी, वहां से उनका टिकट होना नहीं था। तो पार्टी ने एक तरह से रणनीति के तहत राज्यसभा सांसदों को चुनाव में नहीं उतारा है, और ऐसा भी नहीं कि तमाम सांसदों को उतारा गया है। तो जो कद्दावर नेता है, एक चेहरा बचा कर रखा गया है और पूरे प्रदेश का ज्योतिरादित्य सिंधिया दौरा करेंगे शिवराज सिंह चौहान के साथ, ये तय हुआ है। तो शिवराज सिंह चौहान तकरीबन 130 जगह अगले 10-12 दिन में पहुंचेंगे और सिंधिया भी मध्य प्रदेश के कोने कोने का दौरा करेंगे। तो बड़े नेताओं को उतारने की रणनीति है, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया का एक तरह से चुनावी समर में उतारने के बजाय उनके प्रचार में उनका उपयोग किया जाएगा। पार्टी की रणनीति साफ तौर पर नजर आ रही है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल जानकारी देने के लिए। तो देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पर पहुंचे, आज उनका कार्यक्रम है और देखना होगा किस तरह से कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधते हुए नजर आते हैं। चलिए यहाँ से आपको सीधे छत्तीसगढ़ लिए चलते हैं। राहुल गांधी क्योंकि इस वक्त वहां पर हैं, क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनवाते हैं। सबसे पहले दूसरा सवाल, भाई और बहनों, हिंदुस्तान में ओबीसी की कितनी आबादी है? ये देखो, सन्नाटा छा गया, कोई नहीं जानता। नरेंद्र मोदी 24 घंटा ओबीसी 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 करते हैं, मगर इस भीड़ में मैं पूछ रहा हूं, भैया हिंदुस्तान में ओबीसी कितने हैं? कोई जवाब नहीं दे पा रहा। कितने हैं? देखो, बिल्कुल सन्नाटा छा गया। अब सुनिए, मैं आपको बताता हूं, हिंदुस्तान में तकरीबन 50% ओबीसी आबादी है। अब सुनिए, मजे की बात सुनिए, 50% ओबीसी, 12 से 14% आदिवासी, तकरीबन 15% दलित,
अब सुनिए, इन अफसरों में से 90 अफसरों में से 3 अफसर ओबीसी के हैं। आबादी आपकी 50% और 90 में से 3 आपके। बात वहां नहीं रुकती। और मजेदार बात सुनिए, हिंदुस्तान का बजट तकरीबन 45 लाख करोड़ रुपए का है। 90 लोग इस पैसे को बांटते हैं। 90 में से 3 ओबीसी हैं और जिन लोगों की 50% आबादी है वो सिर्फ बजट का 5% बांटते हैं। और चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई है। मध्य प्रदेश में जीत को बरकरार रखने के लिए बीजेपी के दिग्गज लगातार दौरे कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस नेता कमलनाथ ने बीजेपी पर निशाना साधा है। क्या कुछ कहा है, चलिए आपको सुनाते हैं। वो अपनी चिंता करें, हमारी चिंता ना करें। कौन चला रहा है कांग्रेस? हाँ, मध्य प्रदेश की जनता जानती है कौन चला रहा है कांग्रेस। हम सब मिल के चला रहे हैं, सब मिल के चलाएंगे और सब मिल के जीतेंगे। और अब छत्तीसगढ़ का जिक्र करते हैं। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव को लेकर के चुनावी सरगर्मी तेज है। बीजेपी ने भी चुनाव को लेकर के कमर कस ली है और इसी कड़ी में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा छत्तीसगढ़ पहुंचे, जहां पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इसके बाद रायपुर के एकात्म परिसर में जेपी नड्डा ने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। वहीं राहुल गांधी ने छत्तीसगढ़ दौरे के दूसरे दिन पार्टी नेताओं के साथ अहम बैठक की और जनसभा को संबोधित किया। राहुल गांधी ने वादा किया है कि अगर केंद्र में कांग्रेस की सरकार आएगी तो वो जाति आधारित गणना करवाएगी और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के सत्ता में बरकरार रहने पर जाति आधारित सर्वे करवाया जाएगा। तो छत्तीसगढ़ के दौरे पर जहां जेपी नड्डा ने छत्तीसगढ़ में कथित भ्रष्टाचार को लेकर भूपेश बघेल सरकार पर हमला बोला और कहा कि कांग्रेस को राज्य में सत्ता में बने रहने का अधिकार नहीं, तो वहीं राहुल गांधी जाति जनगणना के समर्थन करते हुए यहां पर नजर आए। आइए आपको सुनवाते हैं कि क्या कुछ कहा गया। बताइए, युवाओं के साथ धोखा दिया कि नहीं दिया? युवाओं के साथ धोखा दिया कि नहीं दिया? महिलाओं को 500-500 रुपए मिल गया? मिल गया? धोखा हुआ कि नहीं हुआ? उसी तरीके से बताइए, शराब घोटाला हुआ कि नहीं हुआ? मैंने बोलता था मुकेश बघेल की नहीं कि मैं शराब बंद कर दूंगा, बोला था कि नहीं? और शराब में घोटाला कर दिया, किया कि नहीं किया? माइन में घोटाला किया कि नहीं किया? सैंड में घोटाला किया कि नहीं किया? नौकरी में घोटाला किया कि नहीं किया? तो ये घोटाला मंत्री मुख्यमंत्री नहीं है तो और क्या है? घोटाले बात बोलो, गौठान में किया कि नहीं किया? कोई छोड़ा ही नहीं, न गाय छोड़ी न गौठान छोड़ा। की जरूरत है। हम जानना चाहते हैं कि इस देश में ओबीसी 5% निर्णय ले रहे हैं, उनकी आबादी क्या 5% है या 50%? और अगर 50% है तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार में जो हो रहा है वो सरासर अन्याय है। इसीलिए कांग्रेस पार्टी अपनी मीटिंग में कह रही है, मैं कह रहा हूं, बघेल जी कह रहे हैं, खारगे जी कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ने जो जनगणना की थी, जाति जनगणना की थी, आंकड़े आपके पास हैं मोदी जी, उनको आप पब्लिक कर दीजिए। देश के आदिवासियों को, दलितों को, पिछड़ों को आप बता दीजिए उनकी आबादी कितनी है। तो देखिए, वार पलटवार का सिलसिला इसी तरह से जारी रहेगा क्योंकि चुनाव बहुत नजदीक है। इसी बीच आपको इस वक्त की बड़ी खबर बताते हैं। केरल धमाके में बड़ा खुलासा हुआ। आईडी धमाके के लिए टिफिन बॉक्स का इस्तेमाल किया गया। सूत्र जानकारी दे रहे हैं, टिफिन बॉक्स में आईडी रखकर धमाका किया गया। तो देखिए, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और तस्वीरें भटवणी को लगातार आपको दिखाई रहा था कि कैसे बड़े धमाके यहाँ पर हुए 3 और उसके बाद लगातार चारों तरफ आग लग गई। एक शख्स की जान चली गई थी और ये भी आपको बता दें कई लोग भी घायल हो गए हैं। अभी फिलहाल ये बड़ा खुलासा हुआ है। सूत्रीय जानकारी दें कि आईडी धमाके के लिए टिफिन बॉक्स का इस्तेमाल किया गया। आयुषी,
और वही देखिए केरल के एर्नाकुलम में लगातार 3 धमाके हुए। धमाके में एक की मौत हो गई जबकि 35 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। कन्वेंशन सेंटर में 2000 लोगों की मौजूदगी थी। एनआईए की टीम जांच में हालांकि जुटी हुई है। गृह मंत्री अमित शाह ने केरल सीएम से बातचीत की है और ऐसे में देखिए कई और बड़े खुलासे होने बाकी हैं। अचानक से देखिए जिस तरह से धमाका हुआ, बैक टू बैक जिस तरह से देखिए 3 धमाके हुए हैं, ऐसे में एनआईए की टीम जो कि मौके पर पहुंची हुई है और तमाम पहलुओं को लेकर के अब जांच पड़ताल की जा रही है। तस्वीर आप देख लीजिए, मौके की तस्वीर है, किस तरह से आग लगती हुई नजर आई। लोगों के अंदर हड़कंप मच गया, कई लोग वहां पर घायल हो गए और एक शख्स जिसकी मौत हो चुकी है। हालांकि देखिए जानकारी जो सामने आ रही है, जो बड़ा खुलासा अब तक हुआ है कि टिफिन बॉक्स के अंदर बॉम्ब रखा गया था और उसके बाद में ये सोची समझी साजिश भी समझी जा सकती है। देखिए जैसे ही धमाका हुआ उसके बाद में लोगों की भीड़ मौके पर जुट गई और लोगों के अंदर एक डर दहशत अभी भी देखने को मिल रहा है। हालांकि साजिश किसके द्वारा रची गई है यह भी एक बड़ा सवाल बना हुआ है। और वहीं देखिए बीजेपी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा है कि कांग्रेस खतरनाक स्तर की राजनीति कर रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के शासन में ऐसा कोई भी राज्य नहीं था जहां धमाके नहीं होते थे। देखिए मैं इसीलिए कह रहा हूं कि इस समय जिस प्रकार की खतरनाक राजनीति कांग्रेस पार्टी कर रही है, यह देश की सुरक्षा, संवेदनशीलता, सामाजिक सौहार्द तीनों के लिए खतरनाक है। मैं याद दिला देना चाहता हूं कि हमारी सरकार आने से पहले 2014 से पहले, आज आपने केरल की बात कही है, भारत का कौन सा ऐसा कोना था जहां धमाके और नहीं हो रहे थे। उत्तर से दक्षिण तक, मतलब चंडीगढ़ से चेन्नई तक और सूरत से गुवाहाटी तक, लखनऊ से फैजाबाद तक, दिल्ली से मुंबई तक, आज वो सारी चीजें नियंत्रित हुई हैं। परंतु ये इस कीमत पर भी राजनीति करने को तैयार हैं। ये मोहब्बत की दुकान की असली तस्वीर ये है। आनंद मेरे सहयोगी मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। आनंद, क्या कुछ अपडेट है इस पूरी खबर को लेकर, क्योंकि तहकीकात की जा रही है और इंस्ट्रक्शंस गृह मंत्री की तरफ से भी दे दिए गए? जी बिल्कुल, अगर बात करें गृह मंत्री ने जैसे ही खबर सामने आती है केरल के मुख्यमंत्री पी विजयन तुरंत बात करते हैं गृह मंत्री से। उसके बाद से ही गृह मंत्री पूरी तरह से इसमें एक्शन में आ जाते हैं। तुरंत उसके बाद से ही, जो कि गृह मंत्री इस वक्त मध्य प्रदेश में चुनावी दौरे पर है, अपने दौरे को रोककर वो वीसी के जरिए गृह सचिव और तमाम अधिकारियों के साथ बात करते हैं और उसके बाद मीटिंग में ये निकल के आता है कि तुरंत ही एनआईए को मौके पर भेजा जाएगा। उसके साथ एनएसजी को मौके पर भेजा जाएगा। एनआईए की बात करें तो एनआईए एक नोडल एजेंसी है तमाम आतंकवादी वारदातों को लेकर। एनआईए अब शुरुआती जांच कर चुकी है जिसमें निकल कर आ रहा है कि जो वारदात हुई है उसमें टिफिन बॉक्स का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन बाकी जांच आगे जारी है। एनएसजी भी शाम तक या लगभग आधे 1 घंटे के बाद पहुंच जाएगी, जो वो भी जांच करेगी। स्टेट गवर्नमेंट अपनी जांच करा रही है। तो आप समझिए तीनों तरफ से तीनों सरकारें जांच करा रही हैं। इसके बाद देखा जाएगा तमाम सीसीटीवीज को, जो वहां के मौका वारदात के आसपास सामने आया कि मलप्पुरम में हमास का एक आतंकी जो कि वर्चुअली संबोधित करता है और उसके 24 घंटे के बाद एर्नाकुलम में जो कि प्रार्थना सभा बुलाई गई थी वहां पर यह घटना घटती है। इसको लेकर के अब इन्वेस्टिगेशन किस तरीके से आगे बढ़ेगी और क्या इजराइल हमास युद्ध और ये हमास लीडर का वहां पर संबोधित करना वर्चुअली, इससे कोई इसमें जुड़ाव, कोई लिंकेज? जी बिल्कुल, सुरक्षा एजेंसीज तमाम बयानों को भी जांच कर रही है। उसके साथ साथ देखा जा रहा है कि उस बयानों में उन्होंने क्या किया। दरअसल जब उन्होंने अपना बयान दिया था हमास का आतंकवादी ने, तो अपनी हाल कहीं हिंदी लैंग्वेज में तो दिया नहीं था, लेकिन जो जिस लैंग्वेज में दिया था उसको लेकर तमाम इंटरप्रेट कर रही है और लगातार उस ऑर्गेनाइजर्स को पकड़ा जा रहा है कि आपने किस लहजे से हमास जो कि इंटरनेशनल टारगेट और टेररिस्ट है, तो उस ऑर्गेनाइजेशन के आपने व्यक्ति को भारत में कैसे जगह दी और अपने कार्यक्रम में उसको बोलने का, संबोधन करने का मौका दिया। ऑर्गेनाइजेशन से तमाम पूछताछ की जा रही है, उसके ऑर्गेनाइजर से पूछताछ की जा रही है कि तमाम कहीं ना कहीं इसकी एक कड़ी उस संगठन से भी जुड़ रही है, कहीं उस आयोजन से भी जुड़ रही है जहां हमास के आतंकवादी ने भड़काऊ भाषण दिया था। उसके कुछ ही घंटे बाद ये चीजें सामने आ रही हैं, तो उसको लेकर सुरक्षा एजेंसीज तमाम बयानों को देख रही है, तमाम सीसीटीवीज देख रही हैं। दरअसल आप इस पूरी घटना का वारदात देखेंगे तो दायरा थोड़ा सा बड़ा है, तो उसको लेकर तमाम एजेंसीज अपने अपने इनपुट के अनुसार काम कर रही है। स्टेट गवर्नमेंट अपना कर रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट से एनआईए और एनएसजी तमाम एजेंसीज, ये दोनों एजेंसीज जो प्रीमियम एजेंसीज है भारत सरकार की, वो जांच कर रही हैं। स्टेट गवर्नमेंट अपना कर रही है। तो तमाम चीजों को लेकर बयान, सीसीटीवी और उन तमाम लोगों को आता है। फिलहाल के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया आनंद। तो देखिए बड़ी खबर, और ऐसे में अभी सूत्र फिलहाल जानकारी दे रहे हैं कि आईडी का इस्तेमाल किया गया था। आगे बढ़ते हैं। केरल के मंत्री वीएन वासवान ने जानकारी दी और कहा कि एक महिला की मौत आग से हुई, विस्फोट से नहीं। वासवान की तरफ से टिप्पणी की गई और देखिए प्रारंभिक विश्लेषण में लगातार दो विस्फोट हुए, एक व्यक्ति अस्पताल में, 36 लोग हताहत, एक असामान्य दुर्घटना। ऐसी एजेंसियां लगातार जांच में जुटी इस पूरे मामले को लेकर। वासवान की तरफ से फिलहाल इस मामले को लेकर टिप्पणी की गई है।
पुलिस के सामने एक शख्स ने सरेंडर भी कर दिया। देखिए जानकारी फिलहाल मिल रही है। साथ ही आपको बता दें कि सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर मिल रही है। प्रिया।